तरह का सिनेमा बनता है, एगो 2D बनता है, एगो 2D सिनेमा जो बनता है सिर्फ पर्दा पे दिखाई देता है, और 3D जो बनता है पर्दा से बाहर निकल के दिखाई देता है। ठीक है, जैसे जो सिनेमा देखते हैं, कबीर सिंह देखते हैं, ये 2D था, प्लेन में दिखाएगा। देखे बाहुबली, बाहुबली क्या था? 3D में देखे कोई? नहीं देखते? 3D सिनेमा देखते ना आप लोग? अभी आता है एवेंजर इंड गेम, तो 3D था। तो 2D में क्या होता है? सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, 3D में ऊंचाई भी होता है। तीन बातें होता है 3D में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, और 2D बस एक प्लेन में होता है जिसमें दो ही अक्ष होता है, एक अक्ष और वाई अक्ष। जेड एक्सिस नहीं आता, 3D में जेड एक्सिस भी आ जाता है, ऊंचाई भी आ जाता है। जैसे क्षेत्रफल परिमिति हम लोग जो पढ़े हैं या पढ़ते हैं, जैसे आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, कोई भी खेत आप देखते हैं, खेत ऐसा रहता है, वो खेत क्या है? 2D है, द्विविमीय है। जो भी खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं सब द्विविमीय आकृति होता है, खेत जमीन सब द्विविमीय है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग 3D है। आपको जितना नजर आ रहा है सब 3D है। 3D वस्तु जगह भी घेरता है, 2D वस्तु जगह नहीं घेरता है। खेत किसी का जगह घेरता है, खेत खरीदते हैं तो ऐसा ही खेतवा वहां से उठा के अपना खेत ले जाते हैं, खेत जहां है वही रहता है। क्योंकि खेत 2D है, वो जगह नहीं घेरता है, उसका जगह हम लोग घेरते हैं। उसमें चले जाकर, उसमें घर बनाकर, उसमें समियाना लगाकर, खेत में समियाना नहीं लगा देते हम लोग गाँव में, शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा होता है, खेत में समियाना लगा, खेत का जगह हम लोग घेर लिए, समियाना लगा दिए, शंकु बना दिए उसमें, नहीं। तो द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति में यही फर्क है। द्विविमीय आकृति में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृति, और त्रिविमीय आकृति में अब ध्यान लगाएंगे लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होता है। जैसे बच्चों ये देखो त्रिविमीय आकृति है, ये देख रहे हैं ना, देखने से भी लग रहा है 3D, लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये घना है, देखने से भी लग रहा है बोर्ड से बाहर निकला हुआ। 3D सिनेमा देखिएगा तो ऐसा ही लगता है बोर्ड से बाहर निकल गया, ऐसे उधर से तलवार हमारा लगा रही होने लगती है। नहीं, तो ये 3D फिगर है, ये घन कहलाता है। घन तो बाद में कहलाएगा, पहले 3D फिगर। जैसे ये है बेलन, बेलन जानते हैं? बेलन देखे ना आप लोग, बेलन खाए भी होंगे बचपन में, माँ का खास हथियार में आता है बेलन। ठीक है, इसका चोट बड़ी असरदार होता है। ठीक है, जो खाया उसको तो बेलन याद होगा, बोला नहीं। ये है बेलन, नहीं जी, शंकु सब 3D है। कुछ भी बनाते हम लोग भी 3D है। आदमी भी क्या है? 3D गोला। ऐसा तो लग रहा है ब्रीथ, लेकिन है क्या? गोला। देखो इसको गोला बना देते हैं, कैसे लग रहा है ब्रीथ, लेकिन गोला बना देते। बॉल देखें, बॉल जिससे आप लोग खेलते थे, खेले नहीं है? कास्को खाना प्रैक्टिस नहीं, ये आपका बॉल है, बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं। 3D है कि 2D है? ये सब 3D फिगर है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होता है। 3D फिगर, 3D फिगर का अब क्या क्या निकलता है? जैसे 2D फिगर आप लोगों ने पढ़ा, 2D फिगर में सिर्फ क्षेत्रफल और परिमिति निकाला जाता है। 3D फिगर में क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो परिमिति भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी परिमिति पूछा नहीं जाता है, परंतु निकाला जा सकता है।
परिमिति निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन पढ़ाया था ना, आयतन का परिभाषा, कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उससे उस वस्तु का वॉल्यूम, कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उससे उस वस्तु का आयतन। इसका क्षेत्रफल भी निकलेगा और आयतन भी निकलेगा क्योंकि ये जगह भी घेरता है। क्षेत्रफल भी निकलेगा और आयतन भी निकलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल किसे कहते हैं बाबू? फर्श की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी वस्तु के सतह के माप को क्षेत्रफल कहते हैं, ये पढ़ाए हैं। और आयतन, आयतन किसे कहते हैं? कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल का आयतन यूनिट होता है बाबू मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। वही आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, लीटर, लीटर सुने आप लोग? लीटर भी आयतन का ही मात्रक। कोई कहता है 3 लीटर दूध है तो 3 लीटर अब किस चीज का मात्रक है? यूनिट किस चीज का? वॉल्यूम का है, मास का है। लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, मास का नहीं। ठीक है, मास अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है, डेंसिटी होता है मास बटे में। तो लीटर जो है आयतन का मात्रक है। हम लोग आगे सीखेंगे, लीटर से रिलेशन बनाएंगे। अब याद रखिए लीटर किसी का मात्रक है? आयतन। लीटर से मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे आगे सीखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? ये है 3D फिगर। 3D फिगर समझिएगा बच्चों। 3D फिगर का क्या क्या निकाल सकते हैं आप? क्षेत्रफल और ठीक है, जमीन खरीद लिए बच्चों। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्रिज्म कैसे बनता है। कोई भी जमीन खरीदने के बाद उस जमीन पे घर नहीं बनाना, क्या करना है? सब दीवार पे, सब किनारों पे आयताकार दीवार खड़ा करना। कैसा दीवार खड़ा करना है बाबू? जो भी किनारा रहेगा उस बहुभुज का, उस पे आयताकार दीवार खड़ा करना। जैसे इस हॉल को देखिए, हॉल दिख रहा है आप लोगों को? हॉल का जमीन है आयताकार। हॉल का जमीन कैसा है? आयताकार। इस आयताकार जमीन के चारों किनारों पर देखिए आयताकार दीवार भी खड़ा किया गया। ये दीवार कैसा है? आयताकार है। वो दीवार कैसा है? ये दीवार कैसा है? उधर भी दीवार कैसा है? इस आयताकार जमीन पे चारों तरफ आयताकार दीवार खड़ा किया गया है। ठीक है, त्रिभुजाकार भी जमीन रहेगा तो आयताकार ही दीवार रहेगा और आयताकार यानी रेक्टेंगल। ठीक है, और आधार भी कैसा है बाबू? आधार जैसा है, सेम टू सेम छत है। देखो तो ऊपर जैसा आधार है वैसा ही आधार के सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट, आधार के सर्वांग सम छत से इसको ढक दिया गया है। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा वो प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, प्रिज्म का एक छोटा सा एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये भी प्रिज्म है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? ये प्रिज्म है। क्या है बाबू? इसका आधार है आयताकार। आधार कैसा है? इस आयताकार आधार पे चारों तरफ दीवार खड़ा किया गया है। ऐसा दीवार खड़ा किया गया है, आयताकार ही दीवार खड़ा किया गया और आधार के जैसा छत है इसका। तो ये क्या बन गया? प्रिज्म। प्रिज्म बन गया। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह के और भी आप आकृति ले सकते हैं जो प्रिज्म का काम करेगा। बच्चों ध्यान लगाएंगे, कोई भी जमीन खरीद लीजिए, जैसे ये वर्गाकार जमीन, कैसा जमीन है? इस जमीन पे हमने चारों तरफ दीवार खड़ा किया, दीवार खड़ा किया और आधार के सर्वांगसम छत से ढक दिया। जैसा आधार है वैसा ही क्या है? देखो ये आधार है और ये क्या है? छत। और इसमें दीवार कितने हैं बाबू? दीवार भी 4 है, क्योंकि 4 किनारा है तो चारों किनारे पर दीवार खड़ा करेंगे तो 4 दीवार बनेगा ना। तो प्रिज्म का मतलब होता है आधार पर उसके चारों किनारा हो या जितना भी किनारा हो उस पे दीवार खड़ा करके आधार के सर्वांगसम छत से ढक दिया जाए। इस
इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसको प्रिज्म कहेंगे। ये कैसा प्रिज्म कहलाएगा? ये सब प्रिज्म ही कहलाएगा। ये प्रिज्म कहलाएगा, आधार पे डिपेंड करेगा। आधार कैसा है? तो वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म, ये कहलाएगा वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म। ठीक है, ये देखो आयत है बिल्कुल इसके जैसा। क्या है बाबू? इसके जैसा छत रहेगा, जैसा आधार है वैसा ही क्या रहेगा छत, और चारों तरफ से दीवार में। ये क्या कहलाएगा बाबू? आयताकार आधार वाला प्रिज्म। ठीक है, आयताकार आधार वाला प्रिज्म। इसको देखो त्रिभुज है। क्या है बाबू? ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज आप ले लिए, त्रिभुजाकार जमीन खरीद लिए और उसके चारों किनारों पर रेक्टेंगल बना दिए, खड़ा कर दिए दीवार से सीधा सीधा। और बनाना है, और समझते हैं ना, कोई जमीन खरीद लेना है, चारों तरफ से दीवार खड़ा कर देना, सब ढलैया कर देना। कल्पना करो तुम्हारे पास त्रिभुजाकार जमीन है। ठीक है, कल्पना करो त्रिभुजाकार जमीन है और उस जमीन के सभी किनारे पर दीवार खड़ा कर दी। दीवार खड़ा कर दिया तो ऐसे त्रिभुज जैसा कुआं जैसा बनेगा, बड़ा खड़ा कर दिए और आधार के सर्वांशम छत से उसको ढलैया कर। आधार के सर्वांशम छत से क्या कर दिए? ढलैया कर दिए। ढलैया समझते हैं ना? देखो आधार के सर्वांशम छत, ये भी प्रिज्म बना। ये कैसा प्रिज्म कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिभुजाकार आधार वाला प्रिज्म। त्रिभुजाकार आधार वाला प्रिज्म। अब इसको देखो, ये क्या है? वृत्त है। क्या है बाबू? वृत्त। तो आप एक वृत्ताकार जमीन खरीद लिए। कैसा जमीन खरीदिए बाबू? वृत्ताकार जमीन खरीद लिए और उस वृत्ताकार जमीन पर भी आयताकार दीवार खड़ा कर दी। आयताकार दीवार देखो, थोड़ा कॉपी दे दो। ये हमारे पास जो जमीन है ना वो वृत्ताकार जमीन। इस जमीन पे ये दीवार है, आयताकार है। लग नहीं रहा तुमको आयताकार? देखो खोलेंगे तो ये क्या रेक्टेंगल है ना, है ना? ये रेक्टेंगल है, ऐसे मोड़ दिए वही दीवार रेक्टेंगल घूम गया। ठीक है, तो आयताकार दीवार खड़ा कर दिए और आधार जैसा ही वैसा छत से हम इसको ढक दिए। जैसा आधार है वैसा ही छत से क्या कर दिए? ढक दिए। तो ये भी बन गया हमारा प्रिज्म। कैसा प्रिज्म कहलाएगा? वृत्ताकार। कैसा प्रिज्म कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म। आधार वाला प्रिज्म, वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म। इसको बेलन भी कहा जाता है। इसको बेलन भी कहा जाता है, लेकिन बेलन बाद में कहा गया। पहले ये क्या है? वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म। बात समझ में आ रहा है क्या? वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म है। आपने एक ऐसा जमीन खरीदा है, ठीक है, और इसको आपको बनाना है बाबू। आधार के जैसा छत बना दिए। ठीक है, ये देखो आधार कैसा है? समषष्टभुज। क्या है बाबू? समषष्टभुज आधार है तो छत भी क्या है? समषष्टभुज। ये सब दीवार है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, सब क्या है? दीवार। ठीक है, ये कहलाएगा समषष्टभुजाकार आधार वाला प्रिज्म। समषष्टभुजाकार आधार वाला प्रिज्म। इसको देखेंगे बाबू, इस पर भी आप बना लेंगे प्रिज्म। क्या बनेगा बताओ? पंचभुजाकार आधार वाला। खुद बना लीजिए, इसको नहीं बनाएंगे। समझ गया ना? प्रिज्म समझ गया ना क्या होता है? प्रिज्म किसी को समझने में दिक्कत है? दिमाग में फिगर आ गया ना पूरी तरह से? ठीक है, लैपटॉप आता तो हम आपको दिखा देते। नहीं अभी ये भी तो दिख ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हो गया आपको प्रिज्म समझ गए क्या होता है प्रिज्म? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रिज्म होता है कि कोई भी जमीन खरीदो और उस जमीन पर उसके चारों किनारों पर या जितने किनारे हैं सभी किनारों पर आयताकार दीवार खड़ा करो और आधार के सर्वांशम छत से
उसे क्या कहेंगे? एकदम लिखो बिल्कुल इसी भाषा में, प्रिज्म का डिफिनेशन लिखो, उसके बाद चित्र बनाओ। किसी बहुभुज के सभी भुजाओं पर, किसी बहुभुज के सभी भुजाओं पर आयताकार दीवार खड़ा किया जाए। किसी बहुभुज के सभी भुजाओं पर आयताकार दीवार खड़ा किया जाए। आयताकार दीवार खड़ा किया जाए तथा आधार के सर्वांशम छत से ढक दिया जाए। आधार के सर्वांशम छत से ढक दिया जाए। तो इस प्रकार बने ठोस को प्रिज्म कहते हैं। इस प्रकार बने ठोस को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको घना भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ फिगर बनाइए, अब फिगर बनाइए, हम जैसे बनाए वैसे बनाइए, दिक्कत नहीं हो। याद कीजिए, पहले हमने आधार बनाया, समझ में आ रहा है ना? देखो इसमें ये आधार है और ये सब क्या है बाबू, और ये चारों दीवार है। इसमें ये आधार है, इसमें ये आधार है, ये क्या है? ये आधार है। छत समझ में आता है ना? छत नहीं समझ में आता? बचपन में छत पे चढ़ के खूब लाइन मारे होंगे, नहीं है? पता है, बुढ़ाए होंगे सब। क्या ये सब काम नहीं करते हैं? स्पेशल पैदा हुआ है आप, करता है वो अब्दुल कलाम हो। जीवनी में वो लिखाता नहीं है, वो नहीं में लिखा है जीवनी में। ठीक है, आप समझ में आया? बड़ा आदमी बन जाइएगा, बहुत आगे चल जाइएगा। जो आप खराब काम किए रहेंगे वो थोड़े किसी को बताएंगे, बढ़िया काम जीवनी में लिखा जाएगा। कोई बता देता है, काम वो लिखा जाता है। ठीक है, बड़ा आदमी बनने के बाद जो चाहिएगा वही थी आपकी। अनंत कुमार को देखे, इतना बड़ा आदमी बन अपने अनुसार फिल्म बना दिया, सुपर 30। सिनेमा हर शनिचर के देखते हैं, लेकिन वो पड़ गया था, देख लीजिए। सिनेमा अच्छा है, और सिनेमा में जितना दिखाएगा वैसे थोड़े हुआ होगा उनके साथ। अच्छा काम किए हैं, बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा है, मिटा दिया जाए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? चलिए अब सीखते हैं। देखो चित्र मिटाना नहीं था, मिट गया, फिर भी यही समझते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ये 6 भुजाधार वाला प्रिज्म है बाबू, कितना भुजाधार वाला प्रिज्म है? बच्चों ये कितना भुजाधार वाला प्रिज्म है? अच्छा ये देखो रेक्टेंगल है,
कितने आधार में भुजा है? अब थोड़ा ध्यान दो, हे बाबू इधर ध्यान दो, सूरा इसको देखो, आधार में कितनी भुजाएं हैं? यहाँ भी आधार में कितनी भुजाएं? आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या, लिखना नहीं, आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। उस चित्र को देखो, इसको भी देखो, इसमें आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है? उसमें 4। अच्छा, इसमें 4 आधार में 4 भुजा है, तो बच्चों 4 आधार में भुजा है तो कितने दीवार इसमें उठाओगे? 4। जितने आधार में भुजा रहेगा उतने ही दीवार बनेगा, जितना किनारा रहेगा उतने ही। आधार में भुजाओं की संख्या 4, दीवार या पार्श्व सतह उसको भी कहते हैं, दीवार या पार्श्व सतह की संख्या, दीवार या पार्श्व सतह की संख्या भी क्या होगा? क्योंकि जितना किनारा होगा उतना ही दीवार बनेगा, ठीक है, जितना किनारा होगा उतना ही दीवार बनेगा। आधार में भुजाओं की संख्या 4, तो पार्श्व सतह की संख्या भी 4। जैसे इसके आधार में कितने भुजाएं? 6, तो दीवार भी इसके कितने बनेंगे? 6 को आधार में भुजा है तो दीवार भी कितना बना? तो कोई पूछेगा कुल सतह की संख्या बताओ, कुल सतह की संख्या, कुल सतह की संख्या f से लिखते हैं, f का मान बताओ। कुल सतह की संख्या देखो, 4 दीवार हुआ, कितना दीवार हुआ? 4 है, वो आधार 1 आधार 1 हो जाएगा 4 प्लस बाबू, जैसे इसमें निकालना है कुल कितने सतह बाबू? 4 गो दीवार, सॉरी 6 दीवार, 6 को भुजा है तो 6 दीवार है, वो आधार 1 6 2। हम इसकी बात अभी कर रहे हैं, इसमें 4 दीवार दिख रहा है तुमको, 1 2 3 4 दीवार, एक आधार 1 4 2, कुल सतह 6 हो गए। अब से कोई कहेगा कुल शीर्ष बताओ, शीर्ष, कुल शीर्ष की संख्या, शीर्ष यानी कौन समझते हैं ना, बचपन में खेले कौन चाहला, कौन समझते हैं क्या? इसमें कौन कितना बताओ? 4 को नीचे में कौन, 1 2 3 4 को कौन है नीचे में, 4 को ऊपर में। क्योंकि आधार में 4 को भुजा है तो कौन भी आधार में 4 को होगा, आधार में 4 कौन तो छत में भी 4, 1 2 3 4, आधार में 4 कौन तो छत में भी 4 कौन, तो 4 दूनी के, यानी कुल शीर्ष हो जाएगा 2 गुणे 4, ठीक है। कुल किनारा कोई पूछेगा कितना हो किनारा, ठीक है, कुल शीर्ष 2 गुणे 4 क्षेत्रफल आकर निकालना शुरू करेगा। और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, अब पीएचएसएल पिछला बार का दिया होंगे तो आपको याद होगा, एक अष्टभुज के 12 किनारे, एक विषभुज के 15 किनारे, ऐसे क्वेश्चन आया था। उसमें सतह की संख्या कितनी है, शीर्षों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आया था ना, ठीक है। हर सेट में एक क्वेश्चन आया, ये जानोगे तो नहीं बनेगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान लगाओ, कुल किनारा निकालना। देखो आधार में कितनी भुजा है, आधार में कितनी भुजा है? 4। छत में भी कितनी भुजा है? 4 दूनी के 4 को तुम नहीं है, 1 2 3 4 4 तिहाई, तुम ही समझ में आता है। अरे हम लोग बिहार के हैं, तुम ही होता है यार, तुम ही होता है, खूटा होता है। 4 को किनारा हो, देखो 1 2 3 4 आधार नीचे हो गए, 4 छत में हो गए, 4 दूनी के 4 इधर से देखो, पाया जो दिख रहा है ना, 4 तिहाई, कुल किनारा हो गया 3 गुणे। बाबू इसे फॉर्मूला बना लेंगे, हमने आधार में भुजाओं की संख्या 4 था, 4 की जगह अगर n रहेगा तो n + 2n 3n। कोई कह देगा एक प्रिज्म ऐसा है जिसके आधार में भुजाओं की संख्या n है,
कह देगा कुल सतह कितने हैं, तो दीवार प्लस आधार प्लस छत, एन दीवार प्लस एगो आधार एगो छत, कुल मिला के एन प्लस 2। कोई कहेगा कुल शीर्ष बताइए, तो एन दीवार एन आधार में भुजा है एन, तो नीचे में एन और ऊपर में भी है तो 2 है, ठीक है। कुल किनारा बताइए, तो एन अगर आधार में भुजा है तो नीचे में एन किनारा ऊपर में एन किनारा 2 है और 4 को ये, मतलब जितना है एन ये है तो ये फिर ये एन 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 कितना हुआ, जैसे इसमें कुल कितने किनारा है निकालना, 1 2 3 4 6 है ना आधार में, 6 6 2 12 और 6 को घूमी 6 दिया, तब समझ में आ रहा है क्या। तो आधार में भुजाओं की संख्या n, तो दीवार या पार्श्व सतह की संख्या कितनी है, कुल सतह की संख्या n प्लस कुल शीर्ष की संख्या 2 है और कुल किनारा 3 हो गया, इतना लिखिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला, आधार में भुजाओं की संख्या n, तो दीवार या पार्श्व सतह की संख्या n, कुल सतह की संख्या फेस 1 प्लस 2, कुल शीर्ष की संख्या वर्टेक्स 2 है, कुल किनारा h 3 है, हो गया, ठीक है। आंख कमजोर हो गया, ठीक है ना, अच्छा है। अब एक और फॉर्मूला बनाना चाहिए यहां से हम लोग, बच्चों ध्यान दो, थोड़ा गौर करना, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। ये बाबू एक में भी जोड़ो तो कितना आ रहा है, एक कितना है, अब भी कितना है, एक प्लस बी, एन टू एन मिला के 3n प्लस ए प्लस बी, 3n क्या कहते हैं, 3n क्या कहते हैं, 3n मतलब ये होता है। एक और फॉर्मूला बना, a प्लस बी बराबर e प्लस 2, a प्लस बी बराबर e प्लस 2, इसको भी याद रखना बाबू। ऐसे ये नहीं भी याद रखोगे तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है, मेन चीज है, वो रहेगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा, और ये रहेगा तो सारा बनेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो जो है ना सबका बात, उससे ये आया है ना, इससे वो नहीं आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जनरली सब लोग पढ़ाता है, कहां से आता है क्यों आता है बताता होगा नहीं, हम बताएं ना, a प्लस बी बराबर e प्लस, एक मतलब हो गया फेस, बी मतलब वर्टेक्स, ई मतलब एज, तो कांस्टेंट है एस, कुल सतह की संख्या, कुल सतह की संख्या, बी मतलब वर्टेक्स शीर्ष, कुल शीर्ष की संख्या, और ई मतलब आप एच, कुल किनारा की संख्या, कुल किनारा की संख्या, लिख लीजिए। सतहों की संख्या क्या होगा, बच्चों लिख लिए। अब कुल 30 किनारे हैं तो हम सोचेंगे आधार में कितना भुजा है, अगर कुल 30 किनारे हैं तो आधार में कितना भुजा है, अगर आधार में n भुजा है तो कुल किनारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर n भुजा पर बना हुआ प्रिज्म है तो कुल किनारा क्या होगा बाबू, 3n। अगर आधार में n भुजा है तो कुल किनारा क्या होगा, 3n, कुल किनारा 3n, जिसका मान क्या है, n का मान क्या हुआ, यानी ऐसा प्रिज्म है जिसके आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है, आधार में भुजाओं की संख्या 10 है, तो कुल सतह कितना होगा बताओ, आधार में भुजाओं की संख्या 10 है तो 10 को दीवार है, वो आधार है, वो छत, सतह कितना 12। आपसे कोई पूछेगा कुल शीर्ष बताओ, शीर्ष, कुल शीर्ष कितना 10 दिया ही, अच्छा कुल शीर्ष 2x, 2 गुणे 10, 10 गुनी के उत्तर होगा 12 20। देखो बच्चों, ठीक है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में दूसरे
ढंग से पूछा था कि एक 12 भुज के, देखो 12 भुज, एक 12 भुज के कुल 30 किनारे हैं, एक 12 भुज के कुल 30 किनारे हैं, तो शिरोबिंदु की संख्या कितनी है? एक 12 भुज के कुल 30 किनारे हैं, तो शिरोबिंदु की संख्या कितनी है? देखो 12 भुज के 30 किनारे हैं, उसके शिरोबिंदु की संख्या कितनी है? अर्थ समझना होगा इसका, थोड़ा सा अर्थ समझना होगा प्रश्न में। 12 भुज के 30 किनारे हैं, शिरोबिंदु की संख्या कितनी? देखो 12 भुज का दिया ना, मतलब ये नहीं समझ जाना कि आधार में 12 भुजा है, नहीं। 12 भुज का मतलब एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें कुल सतहों की संख्या 12 है। 12 भुज कोई भी ठोस कहेगा, इसका मतलब हुआ एक ऐसा प्रिज्म जिसमें कुल कितने सतह है? ठीक है, यानी सतह का संख्या दिया है कितना? किनारे ई का मान कितना दिया है? 30। हमें शिरोबिंदु निकालना है, शिरोबिंदु एग्जाम में निकालना शिरोबिंदु, ठीक है। तो शिरोबिंदु का मतलब होगा वर्टेक्स, शिरोबिंदु का मतलब आप वर्टेक्स निकालना था। फार्मूला पर भी बैठा सकते हो, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है तो फार्मूला बैठ जाएगा। ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए का मान क्या बताओ? ई का मान मालूम नहीं, ई का मान प्लस 2। बाबू ई बराबर 32 में से 12 घटा देंगे, क्या आया? ठीक है बाबू, ठीक है ना। अब तेज लड़का है जो ये फॉर्मूला नहीं जानता है, उसको तो पता है कि 12 तो सतह है, मतलब 12 कितना सतह है बाबू? 12 सतह है, मतलब आधार में भुजा कितना है? 10। क्योंकि कुल सतह की संख्या होता है 1 प्लस 2, आधार में भुजा की संख्या 10, तो कुल शिरोबिंदु 10 दूनी के, इससे भी बना दिया, उसको ई का जरूरत ही नहीं पड़ा, या ई लेके ही बना दिया। अगर मेरा विद्यार्थी है तो जान रहा है कि एज टोटल 30 है, एज कितना है बाबू? टोटल 30 है, एज 30 है, आधार में भुजाओं की संख्या है, तो टोटल एज बराबर होगा कितना? 3 का मान 30 है, 1 का मान 10, यानी आधार में भुजाओं की संख्या कितनी? 10। आधार में भुजाओं की संख्या 10, तो शीर्ष कितना? 10 दूनी के 20। ठीक है, मेरा विद्यार्थी तो ऐसे ऐसे भी बना देता है, ऐसे भी बनाता है। बात समझ गया क्या? कोई दिक्कत? अब कुछ भी किनारा देके सिर्फ पूछे, सिर्फ देके किनारा पूछे, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, अच्छा है। किसी भाइयों को कोई दिक्कत? ये है वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म, ये है पंचभुजाकार आधार वाला, वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म है, ये है पंचभुजाकार आधार वाला प्रिज्म। तो आइए हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, कहा गया मेरा प्रिज्म, किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों, तो क्षेत्रफल के लिए फर्श को देखा जाता है। किस चीज को? इसके फर्श को देखेंगे हम लोग। ये प्रिज्म है, ठीक है। घनाभ है, आपको लग रहा होगा घनाभ, घनाभ बाद में, पहले क्या है? क्यूबाइड बाद में, पहले क्या है? तो क्षेत्रफल निकालना है तो पहले फर्श को देखेंगे। इसके फर्श को देखिए, इसमें दीवार कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहले किसी भी प्रिज्म का क्षेत्रफल निकालना तो पहले दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा। किस चीज का? दीवार। तो दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल या पार्श्व, उसको पार्श्व सतह भी बोलते हैं, पार्श्व सतह का दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, प्रिज्म का कोई भी प्रिज्म हो, किसी भी प्रकार का प्रिज्म हो, उसके दीवार का क्षेत्रफल निकालना। कोई भी घर हो, ये क्लासरूम हो या आपका घर हो या कोई भी घर के दीवार हो या चीन का दीवार हो, किसी भी दीवार के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो, थोड़ा ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें।
इसका क्षेत्रफल देखो, लंबाई गुणे और ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई। एल गुणे जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो 2l गुणे h। ये l है और ये क्या है? इधर आओ, ये क्या है? b है, b चौड़ाई है, चौड़ाई गुणे b गुणे जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ऐसा दो को सतह है ना, 2b गुणे। एक काम करते हैं हम लोग बाबू, h कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b गुणे, और 2l प्लस 2b को क्या कहते हैं? आयत का परिमिति। सबको पता है 2l प्लस 2b क्या होता है? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई क्या होता है? इसका आधार कैसा है? आयताकार, यानी आयत के परिमिति गुणे आयत के परिमिति गुणे, चूंकि इसका आधार आयताकार था तो आयत के परिमिति गुणे ऊंचाई। किसी का आधार वर्गाकार होगा तो वर्ग के परिमिति गुणे चारों भुजाओं को जोड़ के ऊंचाई से गुणा। इसका मान लो दीवार के निकालना है क्षेत्रफल, तो इसके 5 भुजा है। बाबू कितने भुजा है? क्योंकि इतना गुणे ऊंचाई होगा, इस गुणे ऊंचाई होगा, ये गुणे ऊंचाई होगा, ये गुणे ऊंचाई होगा, ये गुणे ऊंचाई होगा। जैसे ये a है, ये b है, ये c है, d मान लो अलग अलग साइज का है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल a गुणे h, इस दीवार का क्षेत्रफल b गुणे h, इस दीवार का क्षेत्रफल c गुणे h, इस दीवार का क्षेत्रफल d गुणे h, इस दीवार का क्षेत्रफल e गुणे h। तो h कॉमन हो जाएगा बाबू, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e क्या होगा? आधार का परिमिति, यानी आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई। दुनिया के किसी भी दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो याद रखना आधार के परिमाप गुणे प्रिज्म में जो ऊंचाई होता है ना बाबू, ये ऊंचाई है h है, ये क्या है? ये क्या है? किसी भी दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार के परिमिति गुणे आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई। अब डिपेंड करता है आधार कैसा है। आधार अगर वृत्ताकार है तो वृत्त के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार अगर वर्गाकार है तो वर्ग के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार अगर आयताकार है तो आयत के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार अगर त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार अगर पंचभुजाकार है तो पंचभुज के परिमिति गुणे ऊंचाई। समझ में आ रहा है? ओके, दीवार का क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर आपसे कोई कहेगा प्रिज्म का क्षेत्रफल निकालिए, इसका मतलब हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण के लिए संपूर्ण कहना जरूरी नहीं है, सिर्फ कहा जाए प्रिज्म का क्षेत्रफल तो संपूर्ण नहीं होता, और संपूर्ण कह दिया तो और अच्छी बात है, लेकिन दीवार के लिए दीवार कहना जरूरी है कि दीवार का क्षेत्रफल बताइए, पार्श्वसतह का क्षेत्रफल बताइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है बाबू, तो दीवार के क्षेत्रफल प्लस आधार और छत। अरे क्षेत्रफल निकालना है तो 6 सतह की बात करेंगे ना, जितने सतह सबका बात करेंगे। तो प्रिज्म में दीवार के अलावा क्या होता है? बताओ ना भाई, दीवार के अलावा क्या होता है? आधार और जैसा आधार होता है वैसा ही, जैसा आधार वैसा ही। तो आधार के क्षेत्रफल के 2 गुना कर देंगे तो आधार और छत दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। दीवार का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है? तो प्रिज्म के संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर तुमको बच्चों आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो? आयतन किसे कहते हैं? कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इस घर का आयतन कितना है आपसे कोई कहेगा? आयतन मतलब इस घर में कितना हवा आता है, इस घर में कितना हवा आता है, कितना हवा भरा हुआ है, जितना हवा भरा हुआ वो आयतन कहलाएगा। आयतन मतलब इस घर के एक एक बिंदु को नाप लेना, एक एक पॉइंट को नाप लेना, कोई मच्छर भी नहीं बचना चाहिए। नहीं, जितना जगह ये घेर सकता है वो आयतन कहलाएगा। इसमें मान लो लड़का ही बैठाना शुरू किया, आप लोग बैठा रहे हैं, कोंच के बैठाएंगे, लड़का के ऊपर लड़का चढ़ा के, अगर मरे जी फिक्र नहीं है, कोंच के बनाएंगे, मुड़ी तोड़ करके ऐसे हाथ को मोड़ करके एकदम ऊपर तक, तब ना कंप्लीट आयतन कहलाएगा। कोई जगह खाली नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा?
तो जैसे इस घर के पूरे पॉइंट को माप लेना, किसी चीज को छोड़ना नहीं। मान लो एक मच्छर है, मच्छर इस घर में उड़ रहा है, ये आपको बड़ी परेशान किया है, बड़ी परेशान किया है, इस घर में उड़ रहा है, उसको पकड़ना है, मच्छर को पकड़ना है। कोई आपके पास मोटिव नहीं है, कोई दवाई नहीं मच्छर भगाने, और वो मच्छर आपको परेशान किया है, क्योंकि एक मच्छर आदमी को ठीक है नहीं, आदमी मच्छर मारता है। तो ये मच्छर को पकड़ना है आपको, कैसे पकड़िएगा हम बताते हैं उपाय। चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए, कहीं निकल के नहीं जाए, खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए। एक बड़ा सा दरी बिछाइए इस घर में, दरी या चट, दरी समझते हैं ना, लड़की सबको बड़ा हिंदी बताना पड़ता है, मतलब बेसिक चीजों को भी इसमें उनको हिंदी नहीं पता है, हिंदी नहीं पता होता है, ठीक है, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है ना, पता भी होता है तो नहीं जाने के ठीक तो दरी दरी चट, ठीक है, तो दरी बिछा दिए इस हॉल में, ठीक है। कैसा दरी बिछाए? ग्लास जो आधार है ना, एकदम आधार के साइज का, आधार के साइज का, जैसा आधार है ना पूरे आधार के बराबर, पूरे आधार के बराबर दरी बिछा दिए इस घर में, हॉल में दरी बिछा दिए। दरी बिछा के सब चारों तरफ से लड़का खड़ा कर दिए ना, लड़का खड़ा कर दिया, दरी को पकड़ कर, मच्छर उड़ रहा है बीच में से, गुन 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 कर रहा है, बीच में मच्छर उड़ रहा है, बच के जाएगा तो किधर। हमने सबको कहा चारों तरफ से लड़का खड़ा, दरी को ऐसे पकड़ के, दरी ऐसे बिछाया गया, ऐसे पकड़ दरी खड़ा। हम लड़का को बोलेंगे भाई दरी उठाओ, सब लोग साथ साथ, ऐसे सब लोग धीरे धीरे उठाएगा, दरी एक साथ पूरा सतह उठेगा। क्या उठेगा? पूरा सतह उठेगा। मच्छर कहीं भी रहेगा, ऐसे बीच में कहीं भी रहेगा, ऐसे बीच में कहीं भी रहेगा, दबा जाएगा, नहीं दबाएगा, और उठा के एकदम छत तक सटा देना। सट गया ना बीच में, ऐसे ऐसे ठोक देना, कहीं आगे मर जाएगा। मच्छर मर जाएगा कि नहीं? मच्छर मारा कब? जब हमने घर के कोना कोना को छान मारा। किसको कहते हैं? कोना कोना को छान मारना। घर के कोना कोना को छान मारना यानी घर के एक एक पॉइंट को हमने नाप लिया, यानी घर के आयतन निकाल लिया। उसके लिए हमने क्या किया? आधार को उठा लिया, आधार के सर्वांशम हमने दरी बिछाया और आधार को उठाया, कितना? जितना ऊंचाई था, यानी आधार को उठा दिया तो आयतन निकल गया, यानी आधार के क्षेत्रफल गुणे आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कोई इतना बढ़िया तुमको पूरे भारत में नहीं समझा सकता है, क्योंकि ऐसे सिर्फ वही सोचा होगा जो फार्मूला बनाया है, उसके बाद हम सोच रहे हैं। आधार के क्षेत्रफल गुणे आयतन हो गया आधार के क्षेत्रफल गुणे। फार्मूला समझ गए प्रिज्म का? कोई दिक्कत? किसी भाइयों को कोई दिक्कत? आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा प्रिज्म का। ठीक है, अच्छा है, मजा है। प्रिज्म पूरी तरह से समझ गए? किसी भाइयों को दिक्कत? ठीक है ना, मिटका दे। देखो याद रखना, किसी भी दीवार के क्षेत्रफल आधार के परिमाप गुणे ऊंचाई, संपूर्ण क्षेत्रफल दीवार के क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल और आयतन आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। निकालो असाइनमेंट। एक समलंब प्रिज्म 6 सेंटीमीटर आधार वाले समबाहु त्रिभुज पर स्थित है। प्रिज्म का पूरा चित्र बनाना जरूरी नहीं, कितना चित्र बनाइएगा? एक समलंब प्रिज्म 6 सेंटीमीटर आधार वाले समबाहु त्रिभुज से स्थित है। प्रिज्म का आधार कैसा है बाबू? समबाहु। एक समलंब प्रिज्म, ऐसा नहीं सोचना कि समलंब प्रिज्म है, तो प्रिज्म नहीं है, समलंब प्रिज्म, पूरा नाम उसका यही होता है। एक समलंब, एक आशी रूट, आयतन दिया है एक आशी रूट। कोई दिक्कत? ये प्रिज्म जो है ये पूरा प्रिज्म नहीं बनाया बाबू, सिर्फ आधार बनाया।
इस आधार पे ऐसे प्रिज्म बना हुआ है, ये ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है और आयतन दिया गया, हमें ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलो बच्चों, 4 9 9 9 √3 h बराबर, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2, एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुज, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। बच्चों लिखा है, एक लंब प्रिज्म आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 336, याद लीजिए 336, यदि प्रिज्म का आयतन 336 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका ऊंचाई क्या होगा? आयतन दिया है, एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है और अंतः त्रिज्या 3 है। प्रिज्म का आधार कैसा है बाबू? त्रिभुज, आधार त्रिभुज और अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? 4 और परिमिति दिया है 28। प्रिज्म का आयतन दिया है 336। बच्चों प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार के क्षेत्रफल गुणे और आधार कैसा है बताओ? त्रिभुजाकार। आधार कैसा है? त्रिभुज, पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज के परिमिति और अंतःवृत्त के त्रिज्या दिया गया है। तो किसी त्रिभुज के परिमिति और अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया है तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, हाफ परिमिति, परिमिति कितना है इसका? 28 गुणे अंतःवृत्त का, हाफ परिमिति गुणे अंतःवृत्त का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये प्रिज्म जिसका आधार त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन कितना है बाबू? 336। पिछले प्रश्न के जैसा ही है, पिछला बार समबाहु त्रिभुज का आधार में और इस बार एक ऐसे ही त्रिभुज है, पता नहीं कैसा त्रिभुज, विषमबाहु जिसका अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिमिति दिया गया। तो आधार के क्षेत्रफल बाबू, आधार के क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ परिमिति गुणे अंतःवृत्त का त्रिज्या और प्रिज्म का ऊंचाई मालूम नहीं है और प्रिज्म का आयतन दिया 336। भाइयों बनाइयो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 8 2 दूनी के 8 7 8 6 h बराबर, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। उस प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या हो? लिखा है, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। उस प्रिज्म का आयतन इतना है तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व सतह यानी दीवार का क्षेत्रफल निकालना। तो दीवार के क्षेत्रफल होता है बाबू आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई भी निकालना होगा और आधार के परिमिति भी निकालना होगा। यहाँ पर दिया है प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल और आयतन, तो ऊंचाई निकल जाएगा। आधार के क्षेत्रफल दिया 173, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन दिया है 10,300। आधार के क्षेत्रफल दिया है वो कितना? 173। प्रिज्म के आधार समबाहु त्रिभुज है। आधार कैसा है? आधार के क्षेत्रफल दे दिया है, निकालना नहीं, क्षेत्रफल दिया है 173। आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन, तो ऊंचाई निकल जाएगा। ऊंचाई निकालो तो कटेगा, क्या बात करें? 60 बार में कट जाएगा। h बराबर कितना आ गया?
प्रिज्म का ऊंचाई मालूम चल गया, प्रिज्म का भी क्या मालूम चला बाबू, और प्रिज्म का जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज है। तो हमें पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालना, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकलेगा कब, जब आधार के परिमिति मालूम रहेगा। तो आधार का परिमिति नहीं, हमें क्षेत्रफल मालूम है 100, तो परिमिति निकालने के लिए भुजा चाहिए ना, तो क्षेत्रफल होगा आधार का, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 4 गुणे भुजा स्क्वायर जिसका मान दिया 100, √3 का मान हम रख लेंगे 1.73। कोई दिक्कत? अब दशमलव कट के नीचे में 2 जीरो है, 173 भुजा स्क्वायर बराबर 4, भुजा बराबर कितना आया, भुजा 20 आया, यानी इसका भुजा 20 आ गया। अब भुजा 20 आ गया तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यानी दीवार का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल होता है बाबू आधार के परिमिति गुणे, और आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा हमें मालूम चल चुका है कितना, 20। इसका परिमिति होगा 20 दिया हिस्सा, परिमिति निकालना आता है ना जी, तीनों भुजाओं का जो 20 दिया हिस्सा, आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई से गुणा करेंगे, ऊंचाई भी कितना है, ऊंचाई भी, प्रिज्म की ऊंचाई भी 60 है, तो 60 गुणे 60, 3600 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे करते हैं विचार। है मेरे यार, ठीक है ना बाबू, अच्छा है ना, थके नहीं है अभी आप लोग? अभी तो आप लोग यंग हैं, इतना जल्दी कैसे थकिएगा, यंग क्या, अभी तो ठीक से जवान भी नहीं हुए हैं, अभी तो आप लोग बच्चा है, बच्चा थकता थोड़े है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पे करते हैं विचार। एक समकोणीय प्रिज्म के आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 36 है। यदि उस प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? प्रिज्म का संपूर्णीय पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, एक प्रिज्म है जिसका आधार कैसा है, एक प्रिज्म है जिसका आधार है समबाहु त्रिभुज, और इस समबाहु त्रिभुज पे क्या बनाएगा बाबू, प्रिज्म, समबाहु त्रिभुज पे प्रिज्म बनाएगा। प्रिज्म का आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ये प्रिज्म का आधार हो गया समबाहु त्रिभुज, आगे जिसका परिमाप है 36, परिमाप है 36 तो भुजा क्या होगा बताओ, बोलो ना भाई, परिमाप 36 तो भुजा 12 12 12। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, प्रिज्म की ऊंचाई निकाल, चाहिए बताओ प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दीवार का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल। पढ़े बाबू अभी अभी, संपूर्ण क्षेत्रफल दीवार का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्र। दीवार का क्षेत्रफल परिमिति गुणे ऊंचाई, परिमिति लेंगे इसका, परिमिति भारतीय 36 दिया ही, ऊंचाई मालूम नहीं, माना कि, और आधार का क्षेत्रफल बताओ, आधार कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट 3/4 गुणे भुजा बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है 288 प्लस 72 रूट। क्वेश्चन में संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है कितना बाबू, 288 प्लस 72 रूट, चलो 4 दिया ही, 36 h प्लस
अब 3 दूनी के 12 छके 72 288 प्लस 72। जय हिंद। इंच बराबर 288/36 कितना है? ऊंचाई आ गया बच्चों कितना? 8 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज यही तक रखते हैं और फिर मिलेंगे कल पूर्व समय अनुसार। और आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। खूब शेयर लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाल बटन दबा के चैनल को